हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट पार्ट 1 बजट रिसीप्ट्स बजट प्राप्तियां। हमने पहले वीडियो में किया था, जब हमने ऑब्जेक्टिव्स किए थे तो हमने देखा था कि बजट के दो पार्ट्स हैं, एक रिसीप्ट्स और एक एक्सपेंडिचर। तो इस बार हम रिसीप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसके भी दो पार्ट्स हैं, तो ये देख लेते हैं। रिवेन्यू रिसीप्ट्स है, राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, एंड कैपिटल रिसीप्ट्स पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये दो हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बजट रिसीप्ट्स क्या हैं? एक तो है रिवेन्यू रिसीट्स, एक कैपिटल रिसीट्स। तो राजस्व प्राप्तियां ये क्या है? ये क्या है कि ये रिसीट्स या जो प्राप्तियां हैं, ये सरकार पे कोई जिम्मेदारी या देनदारी या लायबिलिटी उत्पन्न नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है। अब सरकार ने मेरे से इनकम टैक्स लिया, मान लीजिए 100 रुपीज लिया है, तो सरकार ने मुझे वापस नहीं करना। तो इनकम टैक्स लिया है तो मैंने दिया है, लेकिन उसके बदले में कुछ देना नहीं है। तो इसलिए ये कोई सरकार पे लायबिलिटीज नहीं डालती, इस पे देनदारी नहीं है। These receipts do not cause any reduction in assets of गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई इसलिए परिवर्तन नहीं होता, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स पूंजीगत प्राप्तियां, ये जो है ये सरकार की देनदारी उत्पन्न करती है, क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अब वो कैसे है? लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट आर टू बी पेड बैक, सो दे बिकम लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सरकार अगर लोन लेती है, किससे लेती है? सरकार को अगर आवश्यकता हो तो रिजर्व बैंक से ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है, आउटसाइड वर्ल्ड से ले सकती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसे ले सकती है, तो कहीं से भी ले सकती है, लेकिन उनको वापस करना है ना। दे बिकम लायबिलिटी, इसलिए ये देनदारी है। जो लोन लिया है, जो भी सरकार ने लोन लिया है, उसको वापस करना है, तो देनदारी तो बनती है। These cause reduction in assets of government, और जब वापस दे देते हैं तो उनके एसेट जो हैं गवर्नमेंट के कम हो जाते हैं। या एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कि सरकार अपने शेयर्स को बेच दे, किसी कंपनी के शेयर्स को बेच दे, या अपनी किसी कंपनी को पूरी तरह से बेच दे, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। विनिवेश कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया के शेयर्स बेच दे, मारुति के बेच दिए, या कोई कंपनी पूरी ही बेच दी, प्राइवेटाइज कर दिया, तो वो हो जाता है। तो सरकार के जो एसेट्स हैं, सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं, वो कम हो जाती हैं। अब हम बात करें कर कितने प्रकार के होते हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। एक है डायरेक्ट कर टैक्स, प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अब ये कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो टैक्स जिसने लिया है उसी को देना है, वो उसका भार किसी और पे नहीं डाल सकता। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अगर मेरे पे लगा है तो मुझे ही देना है, उसका भार मैं दूसरे पे नहीं डाल सकती। तो टैक्स पेड बाय पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है, मुझे ही देना है, मेरे पे लगा है, मुझे ही देना है, और इसका बर्डन मैं किसी और पे नहीं डाल सकती। ये ज्यादातर प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव आगे भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं कि जो जिस पे लगाए जाते हैं वो तो देता नहीं, उसका भार दूसरे पे डाल देता है। द बर्डन ऑफ इट कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर का टिकट लिया 250 रुपये का है, लेकिन जब आप उसको चेक करेंगे तो 100 रुपये तो एंटरटेनमेंट टैक्स होगा। वो टैक्स जो मनोरंजन कर करके लगा हुआ है, वो देना तो मालिक को था, है ना, सिनेमा घर के मालिक को देना था, पर वो ले आपसे रहा, और आपसे लेके फिर वो सरकार को देगा। ऐसे आप कई वस्तुएं खरीदते हैं, उस पर लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो वो टैक्स आपसे लिए जा रहे हैं, देना जिसने मैन्युफैक्चरर है या दुकानदार है उसने देना है, लेकिन आपसे लेके देता है। दे आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। तो इनका भार ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव होते हैं, उन टैक्सेस का जो भार होता है वो किस पे पड़ता है? अमीर लोगों पे, और ये ज्यादा पड़ता है गरीब लोगों पे। तो आइए आगे चलते हैं।
टाइप्स ऑफ टैक्सेस और ले रहे हैं। प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील टैक्स, तो रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी पर एनम मान लीजिए 3 लाख है, उस पर 10% है। अगर मेरी पर एनम हो जाए 5 लाख तो 20% हो सकता है, और अगर मान लीजिए पर मेरी 10 लाख हो गई तो 30% हो सकता है। इस तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इसका भार जो है ज़्यादातर अमीर लोगों पे पड़ता है। और टैक्स रेट इज हाई ऑन रिच एंड लेस ऑन पुअर, तो गरीब लोगों पे कम पड़ता है, अमीरों पे ज़्यादा पड़ता है। रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर, ये ज़्यादा जो बर्डन पड़ता है ये पुअर लोगों पे पड़ता है, गरीब लोगों पे पड़ता है, क्योंकि जो रेट ऑफ टैक्स है वो कांस्टेंट है। तो देखिए, अगर अमीर आदमी है उस पर 10% टैक्स लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गरीब आदमी पर 10% लगाओगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा भार किस पे पड़ा टैक्स का? गरीब व्यक्ति पे। फिर है वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? इट इज इम्पोज्ड ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी। क्या होता है कि प्रोडक्शन के हर स्टेज पे टैक्स लगता जाता है। पहले आया, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ, फिर उसके बाद मैदा बना, फिर उसके बाद ब्रेड बनी, तो हर स्टेज पे टैक्स लगेगा, और लास्ट में आ जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये अब आप देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाने, तो आपने 1400 रुपये का बिल आया और जीएसटी हो गया 200, तो कितने परसेंट जीएसटी है उस पर डिपेंड करता है। ये एक उदाहरण है, ठीक है। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो लगता है। और स्पेसिफिक टैक्स वो होता है कि व्हेन ए टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ए कमोडिटी, उसके साइज पे, वेट पे डिपेंड करेगा, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक टैक्स। अब हम कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं इसके कौन कौन से भाग हैं? एक तो है टैक्स और एक है नॉन टैक्स रिसीट्स, दो हैं। टैक्स वाली कौन सी? कुछ तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स, आपकी आय पे जो टैक्स लगा है वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, जिन व्यक्तियों ने काम कर रहे हैं और लाभ अर्जित कर रहे हैं उन पे टैक्स लग जाता है, निगम कर भी बोल देते हैं। एस्टेट ड्यूटी वो होती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो किसी को अपना जायदाद वगैरह देता है तो उस पर टैक्स लगता है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा। फिर गिफ्ट टैक्स है, आपने किसी को उपहार दिया तो उस पर टैक्स लगेगा, कुछ लिमिट होती है, इसके ऊपर देंगे तो टैक्स लगेगा। और ये सब है डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं। कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी जो आप चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो उस पर ड्यूटी लगती है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि जिसने इंपोर्ट किया है या जिसने खरीदा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है कि जैसे तंबाकू है, विस्की है, पान मसाला है, इन पे लगती है, तो ये क्या करते हैं, जितना टैक्स लगा उतना ही रेट बढ़ा के लोगों को बेच देते हैं। तो इस तरह से ये लोगों पे टैक्स का बोझ डाल देते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे मैंने अभी पीछे उदाहरण दिया है कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं या कोई भी सर्विसेज आप गवर्नमेंट से लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, और ये किस पे चला जाता है? कस्टमर पे। उसके बाद आता है ये नॉन टैक्स, ये टैक्स वाले नहीं है, ठीक है। ये है फीस। फीस क्या है? सरकार कई सेवाओं के लिए, कई सर्विसेज के लिए फीस ले लेती है। कोर्ट फीस हो गई, बर्थ का सर्टिफिकेट निकालना है, डेथ सर्टिफिकेट है, और भी बहुत सारी लाइसेंस फीस हो सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, या और अन्य तरह की चीज़ें हैं जिसपे कि फीस ले सकती है। एस्टेट है, ये जो है, ये कोई व्यक्ति जो है जिसका कोई वारिस नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने किसी के नाम भी प्रॉपर्टी नहीं की है, तो वो जो है सरकार के पास चला जाता है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे कि रेलवेज है, मेट्रो है, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जो भी यहाँ से जो भी लाभ होता है वो सरकार को मिलता है। ग्रांट्स और डोनेशंस मिल सकते हैं, कभी
ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो सरकार को डोनेशंस मिल जाते हैं, अपने देश से भी मिल जाते हैं, लोगों से मिल जाते हैं, बाहर से भी मिल सकते हैं। और फाइन, फाइन कब लगता है? जब आप कोई जो जैसे कि आप कोई नियम तोड़ देते हैं, जैसे कि आप देखिए, आप रेड लाइट पार कर जाते हैं तो फाइन लग जाता है, आपने पीयूसी नहीं दिखाया टाइम से तो भी बहुत सख्त फाइन लग जाता है। तो इस तरह से फाइन लगते हैं, ये भी सरकार के रेवेन्यू नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। और उसके बाद है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम 5G 4G ये सब, और स्पेशल असेसमेंट। ये क्या होता है कि लोगों ने मान लो कोई मकान बना लिया है और वो इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, सरकार वहाँ पर सीवेज का प्रोग्राम डालती है, लाइट्स का प्रोग्राम डालती है, और मतलब कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो फिर वो डेवलपमेंटल चार्जेस ले लेती है। और अब हम कर रहे हैं कैपिटल रिसीट्स या पूंजीगत प्राप्तियां। कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं, ये दे क्रिएट लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की देनदारियां बढ़ती हैं, और दे कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार की परिसंपत्तियां कम होती हैं। तो ये तीन तरह से हैं। रिकवरी ऑफ एसेट, रिकवरी ऑफ लोन्स, तो ऋणों की वसूली, सरकार जो है राज्य सरकारों को क्राइसिस के समय में ऋण देती है, तो जब ये वापस होते हैं ऋण, तो सरकार के एसेट्स कम हो जाते हैं। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, सरकार जो है बोरो करती है। कैसे बोरो करती है? या तो वो पब्लिक से पैसा लेती है, अगर मान लीजिए पैसे की जरूरत है सरकार को, तो रिजर्व बैंक से भी ले सकती है, IMF से भी ले सकती है, और विश्व से कहीं से भी ले सकती है। तो ये जो है, ये बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटी, कहीं से भी अगर उधार लेती है तो वो एक लायबिलिटी है, देनदारी है, ठीक है, जो लिया है उसको वापस करना है। अदर जैसे अन्य प्राप्तियां, डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, तो वो अपने शेयर्स बेच देती है, कभी हाफ बेच देती है या उससे कम पे आ जाती है, तो मालिकाना हक दूसरे के हो जाते हैं, जैसे एयर इंडिया के हों, मारुति के हों, और भी कई कंपनियां हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो उनके शेयर्स बेच देती है, तो इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार की जो संपत्ति है वो कम हो जाती है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? सरकार की संपत्ति कम हो गई। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।